सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई। 36 घंटे हम लोग सो नहीं पाते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। यहाँ लाइफ एंड डेथ का खेल है। यहाँ 2 मिलीमीटर आर्टरी, जो हम लोग इतना बड़ा शरीर और इतना सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्लड फ्लो इन योर मेन आर्टरी, जिसको कि हम एलएडी कहते हैं। उसमें फ्लो खत्म हो गया तो खेल खत्म हो जाता है। कितनी सर्जरी की होंगी आपने? 8,800 के करीब। टेनिस खेलने के लिए कब समय निकालते हैं आप? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो सवाल ही नहीं उठता। तो दिल को अच्छा रखने के लिए खेलना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। बीएमआर को वापस बढ़ाने के लिए सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हेल्थ के बारे में डूज एंड डोंट्स नहीं सिखाए जाते। एग्जैक्टली। संतुलित आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खाना चाहिए, क्या आपको नुकसान करेगा। हार्ट अटैक तो मुझे लगता है सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी कार्डिक अरेस्ट जो वर्ड आया है कि पता ही नहीं चला, 5-7 मिनट में काम खत्म हो गया। पूरी फैमिली परेशान आती है कि बाईपास बता दिया साहब। 100 में 18 मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते। हार्ट बना ही नहीं है फेल होने में। अब मैं कैसे जानूं कि साहब मेरे अंदर सब ठीक है कि नहीं। ट्रेडमिल टेस्ट अगर नेगेटिव है, आपको कोई और टेस्ट करने की जरूरत नहीं। अमूमन इन सिम्टम्स के साथ में लोग कभी इनोटाइप का या कोई घर का नुस्खा। अगर मैं एक हफ्ते में 10 एंजियो देखता हूँ, उसमें से 2 एंजियो में हार्ट अटैक हो रखा होता है। ऐसा पेन होता है जो कि आदमी को दहला देता है। आम आदमी को ब्लड टेस्ट में हार्ट के लिए तो एक ही चीज पता है, लिपिड प्रोफाइल। पहली चीज करिए, ईसीजी भी नहीं करिए, लेकिन ट्रोपोनिन आई का टेस्ट करिए, ब्लड टेस्ट। तो जितने लोगों को नहीं मालूम है, बड़ा सब लोग कूल रहते हैं। 100 में 13 से 14 लोगों को एन्यूरिज्म्स होते हैं, वो कभी भी फट सकते हैं। इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा गया है। एक्सरसाइज तो योग भी हो सकती है, बिल्कुल। वॉक भी हो सकती है, साइकिलिंग, स्विमिंग। 20 मिनट के बाद अगर आप कांस्टेंट एक्टिविटी करेंगे तब फैट बर्न होना चालू होता है। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ए पर्सनालिटी, जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं जो लोग। कार्डिक अरेस्ट मतलब होता है रुक जाना। तो किसी कारणवश भी हार्ट रुका और आपने उसको वापस चालू कर दिया, लेकिन टाइम आपको लग गया 5 से 7 मिनट, कोई फायदा नहीं। दिमाग को अगर 3 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो दिमाग मर जाता है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो यू आर प्लेइंग विथ फायर। नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, जिनसे मैं स्वयं बहुत इंस्पायर हूं, वो हमारे बीच में है। और हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है दिल की। दिल सबके पास में है, किसी का बच्चा है, किसी का मैच्योर है, किसी का दीवाना है। तो बहुत सारी दिलों की बातें हम आज एक ऐसे व्यक्ति से करने वाले हैं जो हार्ट सर्जन है, यानी कि दिल का इलाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच में डॉक्टर भरत दुबे, जो कि बहुत ही रिनॉन्ड एंड वरिष्ठ सर्जन है, सीनियर सर्जन है, जिन्होंने आज हमें समय दिया और आप सबको जागरूक करने के लिए हमारे बीच में आए। ये 29 सितंबर जो विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे होगा, इसमें सर को सुन के आप निश्चित रूप से अपने दिल को कैसे अच्छा रखना है ये जरूर जान सकेंगे और सीख सकेंगे। सर बहुत बहुत सर स्वागत आपका। थैंक यू पुष्कर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हमारे बीच में आए। आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। सर, सबसे पहले तो मैंने परिचय दिया, मैं चाहता हूँ स्वयं अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं। ये जो जर्नी है आपकी, ये कैसे स्टार्ट हुई और आप भरत दुबे जी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन में कहूँगा। तो जब भी मैं कोई टॉक वॉक देता हूँ तो मैं हमेशा अपना टॉक एक संस्कृत के श्लोक से स्टार्ट करता हूँ। जी। मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः एंड आचार्य देवो भवः। मैं ना बहुत ही फॉर्चुनेट था कि मुझे अपने आचार्य, अपने माता और पिता में मिल गए। सो मेरे पिताजी बहुत ही रिनाउंड जनरल सर्जन थे। किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ का जो उस समय
सबसे रिनाउंड मेडिकल कॉलेज पूरे यूपी का था, उसमें शल्य चिकित्सा के चीफ थे और वो 1982 से 1988 तक हेड थे और बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे और बहुत ही अपराइट आदमी। और मतलब इसको कहते हैं कि पूरा आज भी जो सीनियर सर्जन्स हैं आज भी कहते हैं, प्रोफेसर पीसी दुबे नाम था उनका, कि मतलब पीसी दुबे तो श्रद्धेय माने जाते थे। तो मैं उसी वातावरण में पैदा हुआ। मेरी मदर भी डॉक्टर थी, तो हमारे घर में वातावरण ऐसा ही था। 2 भाई और 2 बहन थे हम लोग। लेकिन इतना जैसे सर्जन का घर का एटमॉस्फेयर जैसे लोगों को लगता है इतना आसान होता नहीं है, टेंस एटमॉस्फेयर होता है। तो हमारे किसी बड़े भाई और बड़ी बहन ने, मैं सबसे छोटा था अपने फैमिली में, तो किसी ने मेडिसिन ली नहीं और वो पूरा ओनस मेरे ऊपर आ गया। जो लास्ट में मैं ही बचा था, तो मैं भी पहले दिन 8th के बाद, मुझे याद है कॉलविन कॉलेज में पढ़ता था, 9th में मैंने मैथमेटिक्स वाले क्लास में बैठे और लॉर्ड के फादर शाम को आए और डिनर पे हुआ कि हाँ भाई क्या लिया तुमने। तो मैंने कहा मैं तो मैथ्स में मैथमेटिक्स ले ली मैंने। तो एकदम घूर के देखा, बोले क्या 2 नंबर का पैसा कमाओगे सिविल इंजीनियर बन के? अगर अपने बूते पे खड़ा होना है और स्ट्रेट लाइफ जीनी है तो मेडिसिन करो। बात मुझे समझ में आई, तो फिर मैंने बायोलॉजी ली और वहाँ से फिर मैंने अपना MBBS KG मेडिकल कॉलेज से किया, MS भी किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज से किया। तब तक मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे, खैर 3rd ईयर में ही जब मैं था MBBS में। फिर आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट मैंने MS में टॉप किया यहाँ और बड़ा प्रेस्टिजियस KN धवन गोल्ड मेडल होता है वो मुझे मिला। उसके बाद आई वॉज इवन मोर फॉर्चुनेट कि मैंने अपने कार्डियक सर्जिकल ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से करी और ऐसी शख्सियत के साथ करी जिसको कि मैंने केवल देखने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। मतलब ये शख्सियत का नाम है प्रोफेसर P वेणुगोपाल और ये इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में किया था 1994 में। तो तब मैं MS कर रहा था अपना, मैं तो पेपर में पढ़ा करता था। तो जब मैंने कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करना की सोची, हार्ट सर्जरी करने की, तो फिर मैंने कहा मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन मैं इस शख्सियत को देखना चाहता था। पी वेणुगोपाल, प्रोफेसर P वेणुगोपाल थे जिन्होंने कि मतलब मैं आपको शब्द में नहीं बयान कर सकता कि कितना डेडिकेशन एक आदमी में हो सकता है। मैं तो लखनऊ से निकला था, अपने फादर जो कि मतलब एक बहुत बड़ी फिगर माने जाते थे, लेकिन वहाँ से निकल के मैं ऐसी जगह पहुँचा जहाँ की सुबह 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आदमी डेडिकेटेडली काम करता था। इसीलिए चिकित्सक को भगवान माना जाता है, क्योंकि उनका डेडिकेशन अद्भुत होता है। और कोविड पीरियड में ये जो थोड़ा सा विश्वास लोगों को कम होता था या कोई भी अपनी एक विचारधारा में लोग जीने लग गए थे, तो कोविड देखने के बाद उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि चिकित्सक ही है इस पृथ्वी पे जो भगवान के तुल्य है और वो आपके हर संकट के समय में आपके सबसे नज़दीक खड़ा है। तो निश्चित तौर पे सर आपकी स्टोरी रियली वेरी इंस्पायरिंग है और मुझे अगेन मैं कहूँगा कि थैंक यू सर, आपने समय निकाला। आपके कॉलेज के टाइम में, जब आप कॉलेज में थे, जैसे आपने एक बात बताई 8वीं में, जब 9th में मैथ में बैठे होंगे, हाँ, 9th की क्लास में, हाँ। 9th की क्लास में ऐसे और कोई ऐसी चीज जो कॉलेज लाइफ में हुई हो जो बड़ी मेमोरेबल हो आपके? कॉलेज लाइफ में तो मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन था। मैं स्पोर्ट्समैन हमेशा से रहा हूँ और हमेशा ये प्रवृत्ति थी कि हमारे क्लास में फ्रेंड्स बड़े स्टूडियस थे, तो इसलिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन था कि मैं स्पोर्ट्स और स्टडीज़ दोनों में करता था। और मैं टेनिस, मेरे फादर खेला करते थे, तो वो मुझे क्लास 6 से उन्होंने स्टेडियम में रामलाल करके एक कोच हुआ करते थे, उनके साथ लगा दिया और मैं 6 से लेके 9 तक टेनिस खेला और अच्छी टेनिस खेलने लगा। इनफैक्ट लखनऊ में सब जूनियर्स होती थी कैटेगरी 14 साल के नीचे,
तो मैं नंबर 1 था। यूपी में मेरी 3rd रैंक थी और कंट्री में मेरी 7th रैंक थी सब जूनियर अंडर 14। मैं मसूरी जो हार्डकोर चैम्पियनशिप्स होती थी उसके फाइनल्स में हारा था। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद फिर जैसे ही 9th के बाद पढ़ाई वढ़ाई चालू हो जाती तो टेनिस ने बैक सीट ले ली, और उसके बाद तो एक बार MBBS में घुस गए तो सब हमारे साथ वाले सब ऊपर सब निकलते चले गए। एक आलोक भटनागर करके हैं, मनोज मदन है, ये सब। लेकिन फिर ठीक है, इन आज भी जीवन ने- आपका सर गेम तो यूनिक है, उसमें तो कोई अरे नहीं है, लेकिन हाँ, आप लेकिन जब खेलते हैं ना तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको खेलते हुए आज भी देखना चाहते हैं। ये तो थोड़ा सा पैशन है स्पोर्ट्स का, इसलिए वो है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे 12th क्लास में बेस्ट स्टूडेंट स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मिला था कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज में। मुझे अभी तक याद है, पहला मेजर अवार्ड था मेरा चौधरी मोहम्मद अली कप फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट स्पोर्ट्समैन। तो बड़ा अच्छा लगा, लाइफ में पहला मेजर अचीवमेंट था। और पढ़ाई में तो नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि कॉल्विन का लेवल बहुत हाई था, तो पढ़ाई में तो मैं था, मतलब बिल्कुल टॉप पे नहीं रहता था, लेकिन हाँ पहले 5-6 में तो रहता ही था। क्या बात है सर। तो सर ये जो IIM से निकलने के बाद जो प्रैक्टिस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जब मैंने अपना कार्डियक सर्जिकल प्रोग्राम ख़त्म किया, तो प्रोफेसर वेणुगोपाल के बारे में बड़ा क्लियर था कि अगर आपने उस शख्सियत को इम्प्रेस कर दिया 3 साल में अपनी रेजिडेंसी में, तो ये था कि वो आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे फिर 1 साल वहाँ फैकल्टी बना के रखा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। हाँ। मैं और मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड और कोलीग कह सकते हैं SP मनोज कुमार, तो हम लोग ने दोनों ने वहाँ MCS किया और फिर दोनों को चीफ ने वहाँ रखा। चीफ का विजन ये था कि वो एक हॉस्पिटल बना रहे थे बेंगलोर में, सत्य साई हॉस्पिटल करके, पूरा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बिलिंग काउंटर नहीं है। ये पहला सत्य साई बाबा का पुट्टपर्थी में हॉस्पिटल बना था 1991 में, जो कि प्रोफेसर वेणुगोपाल ने बनाया था। और उसके बाद जो सेकंड हॉस्पिटल बना 2001 में स्टार्ट हुआ 1 जनवरी। तो जब मैंने अपनी MCH कंप्लीट करी और फिर 1 साल में एम्स में काम और करता रहा, मैं और डॉक्टर मनोज, फिर चीफ ने हमसे कहा कि नहीं, अब हम एक एम्स की टीम बनाएंगे और वो जाके बेंगलोर में ये हॉस्पिटल स्टार्ट करेगी। तो एम्स के जो वरिष्ठ सर्जन्स थे, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर अनिल भान और हम डॉक्टर मनोज, एक डॉक्टर मोहंती करके हैं, इस समय कोकिलाबेन मुंबई में है, फिर डॉक्टर PV नरेश कुमार हैं जो कि अपोलो हैदराबाद में हैं। ये 4-5 लोगों की टीम बनी और फिर हमने जाके ये सत्य साई हॉस्पिटल वाइटफील्ड बेंगलोर का स्टार्ट किया 2001 में। और वो बड़ी अमेजिंग जर्नी थी। 8 साल में वहाँ रहा। वहाँ पे बच्चों का भी शायद बहुत हार्ड, मतलब सब एडल्ट वर्क भी होता है, पीडियाट्रिक वर्क भी होता है, और बड़ा ही अमेजिंग अस्पताल है। मतलब केवल 2 डिसिप्लिन्स के लिए स्टार्ट हुआ था, कार्डियक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी। तो कार्डियक सर्जरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया और न्यूरो सर्जरी का श्रेय था एक बहुत ही एमिनेंट न्यूरो सर्जन थे डॉक्टर AS हेगड़े करके। तो डॉक्टर हेगड़े जो कि निमहांस के चीफ थे एक समय, और फिर वहाँ से निकल के उन्होंने अपनी न्यूरो का यूनिट उन्होंने स्टार्ट करी। और ये बड़ी एक यूनिक चीज़ थी, मतलब कि, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये नहीं है कि प्राइवेट मतलब चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो अव्वल दर्जे के इंस्ट्रूमेंट्स, अव्वल दर्जे का काम और अव्वल दर्जे के बाहर से जो सर्जन्स आते थे। मतलब आई हैव वर्कड विथ वेलावो जीवानंदम, जो कि वर्ल्ड में हार्ट ट्रांसप्लांट्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स हैं उनके नाम। वो न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में थे, लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल में थे पहले, फिर न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में थे, और फिर यूटा से डॉक्टर करवंडे, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया वहाँ, और बड़ी अमेजिंग जगह। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इतने सारे लोगों को, इतने आप मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ काम करने वाले आपका नाम ज़रूर लेते होंगे, क्योंकि आप में जो ग्रेटिट्यूड आपके सीनियर्स के लिए है और जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया वो बहुत अमेजिंग है सर। वैसे आपका डेली सर रूटीन क्या रहता है?
देखिए, कार्डियक सर्जरी एक बड़ी इंटेंस सर्जिकल प्रोग्राम है। और आजकल तो जैसे मैं जब बैंगलोर में चला गया तो मैं 8 साल वहाँ बैंगलोर रहा, सत्य साई में। फिर वहाँ से हमने अपना एक ग्रुप बनाया और फिर हम फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल गए, ग्लोबल हॉस्पिटल साउथ के चेन है, वहाँ हमने 8 साल और काम किया। हमने वहाँ अपना फर्स्ट हृदय प्रत्यारोपण, फर्स्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट मैंने अपनी टीम के साथ किया उन 2015 में 3 जनवरी को। तो और उसके बाद में 18 साल फिर वहाँ से हम लोग की पूरी टीम अपोलो बेंगलोर में थी और लास्ट 21 साल से मैं बेंगलोर में था। फिर क्योंकि यहाँ अपोलो की यूनिट का काम अच्छा चल रहा था तो मेरे ऊपर थोड़ा सेंट्रल अपोलो हॉस्पिटल कमेटी से ये प्रेशर आया कि साहब आप लखनऊ के बिलोंग करते हैं, यू विल बी बेटर प्लेस देयर, क्योंकि लखनऊ में नीड बहुत है कार्डियक सर्जरी की। मेरी माँ भी, पिताजी तो नहीं रहे लेकिन माँ वृद्ध हैं और शी नीडेड मी ऑल्सो। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि साहब मैं अब अपने प्रदेश वापस लौटूंगा। क्या बात है सर। और ये 2022 जनवरी को, 1 जनवरी को मैं यहाँ आ गया। अब तक सर कितनी सर्जरी की होंगी आपने? टोटल मैंने करीब 8,800 के करीब ऑपरेशंस किए हुए हैं अब तक? और अब तक, और जिसमें कि अगर आप टोटल एनालाइज करें तो परसेंटेज में 30 to 35% इसमें पीडियाट्रिक वर्क है, मतलब बच्चों का। अनफॉर्चुनेटली बच्चों की सर्जरी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मनी स्पिनिंग नहीं होता है। और दूसरी चीज़, बच्चों की जो सर्जरी की ट्रेनिंग है वो थोड़ी इंटेंस होती है। जैसे एक बड़ा कार्डियक सर्जरी में एक डिक्टम है, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी वर्सेस एडल्ट कार्डियक सर्जरी इज लाइक मेन वर्सेस बॉयज। मतलब जो मैच्योर्ड बॉयज होते हैं, जो मेन बन जाते हैं, वही पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी कर सकते हैं, एडल्ट तो सभी कर लेते हैं। होता क्या है कि मैं फॉर्चुनेट इसलिए था कि मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडल्ट और पीडियाट्रिक काम किया, फिर सत्यसाई में भी एडल्ट और पीडियाट्रिक काम किया, फिर हमारी टीम बन गई। तो हम लोग आपस में ही एक दूसरे को हेल्प करके, डॉक्टर मनोज और हम और डॉक्टर आनंद, एडल्ट पीडियाट्रिक पूरा वर्क करते थे। तो होता क्या है कि अदरवाइज आपको 3 साल अपनी कार्डियक सर्जिकल ट्रेनिंग के बाद या तो एडल्ट प्रोग्राम में जाना होता है या पीडियाट्रिक प्रोग्राम में जाना होता है। दोनों चीज़ आप नहीं कर पाते। सो इस एंगल से मैं थोड़ा फॉर्चुनेट था। जहाँ तक की बात आई कि आप कहते हैं कि दिनचर्या ऑफ अ कार्डियक सर्जन, तो कार्डियक सर्जन की दिनचर्या शुरू तो मॉर्निंग से होती है, लेकिन होती एक क्रिकेट की इनिंग्स की तरह है। जो बैट्समैन की इनिंग होती है, चाहे 40 सेंचुरी बना चुका हो, चाहे 30 सेंचुरी, चाहे 2 सेंचुरी, एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। क्यों? क्योंकि कार्डियक सर्जरी इज अ इंटेंस सर्जिकल अंडरटेकिंग। यहाँ लाइफ एंड डेथ का खेल है। यहाँ 2 मिलीमीटर आर्टरी, जो हम लोग इतना बड़ा शरीर और इतना सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्लड फ्लो इन योर मेन आर्टरी, जिसको कि हम एलएडी कहते हैं, जो कि 2 से 3 मिलीमीटर के बीच में होती है। उसमें फ्लो ख़त्म हो गया तो खेल ख़त्म हो जाता है। और जब भी ग्राफ्टिंग और ये जो भी बाईपास सर्जरी करा जाता है, होता तो रूटीन है, रोज ही करते हैं, लेकिन इंटेंस मामला होता है। फॉर दैट टाइम चीज़ें इंटेंस होती है। तो कार्डियक सर्जरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, और ट्रेनिंग जो एक रिंग मास्टर होता है उसने वो कितना इंटेंस था। आप बिलीव नहीं करोगे, 36 घंटे हम लोग सो नहीं पाते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, इतना टफ मामला था। तो वही होता है, उसके रिजल्ट्स आप बाद में यू रीप आज द का प्रेशर, बेनिफिट्स, कल का एंजॉयमेंट। एग्जैक्टली। सर, टेनिस खेलने के लिए कब समय निकालते हैं आप? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो सवाल ही नहीं उठता। तो मैं 4 साल जितना रहा, मैं तो एक दिन भी नहीं खेल पाया। जब मैं बैंगलोर गया तो बैंगलोर में जब सत्य साई में था तो मैं सुबह 6 बजे से 7 बजे तक खेलता था। एक पास में एक काइनेसिस क्लब था जहाँ फिर मेरे बच्चे भी दोनों खेले। और अदरवाइज जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन कर लिया बैंगलोर में डिस्टेंसेस इतने थे कि फिर वो पॉसिबल नहीं होता था। तो मैंने घर ऐसी जगह लिया जहाँ की
जो ऐसा फ्लैट हो जहाँ की बढ़िया टेनिस कोर्ट जरूर या होना हो। चाहिए। तो टेनिस तो नहीं हो पाती थी क्योंकि टेनिस के टाइमिंग्स नहीं होते थे, शाम को लेट लौटता था। लेकिन हाँ, बैडमिंटन का मेरा अच्छा ग्रुप बन गया और मैंने खूब बैडमिंटन खेली बेंगलोर में, खूब। तो हमारा 5-6 लोगों का ग्रुप था, अच्छी डबल्स बैडमिंटन खेलते थे एंड इट वाज गुड फन। दिल को अच्छा रखने के लिए खेलना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसा है कि एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर हम उतना ही खाएंगे, तो अगर आप 30 पे, 40 पे, 50 पे अपनी क्वांटिटी ऑफ ईटिंग सेम रखेंगे, तब भी आपका वजन बढ़ेगा। एवरी डिकेड योर वेट विल गो अप। इसको समझिए क्यों। क्योंकि एज यू एज आपके हर सेल का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसको कि हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, बीएमआर। तो जब बीएमआर कम हो जाएगा, और बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो जब बीएमआर कम होने लगेगा और खाएंगे आप उतना ही, तो फैट में इकट्ठा होता चला जाएगा। तो बीएमआर को वापस बढ़ाने के लिए सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फायदा क्या होता है बीएमआर बढ़ने से कि, और बीएमआर बढ़ने का केवल एक ही तरीका है कि आप डेली एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या, जिसको कि रूटीन कहते हैं, उसमें आपको लाना ही लाना है। Because if you make it as a habit and as a routine, then only your cells will burn fat during the time of your exercise or playing activity. उसके अलावा क्योंकि आपका बीएमआर बढ़ गया है, तो जब आप रेस्ट कर रहे हैं, आप सो रहे हैं या आप अपना काम कर रहे हैं, तब भी आपका फैट बर्न होगा। बर्न हो रहा है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही कारण था कि पहले जो हार्ट की प्रॉब्लम होती थी वो 50, 60, 70 के बाद होती थी, जिसकी आज जो एज है वो कोई रही नहीं गई किसी को भी आज के समय कल में। मैंने एक सीतापुर का लड़का है, उसको मैंने बाईपास किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी मात्र एज 43 ईयर्स। तो ये देखिए ऐसा है कि यंग पीपल गेटिंग हार्ट अटैक्स एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, ये एक समस्या है। कंपेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में कम से कम 1 डिकेड से 1.5 डिकेड, मतलब 10 से 15 साल पहले कॉर्नरी आर्टरी डिजीज आ रही है। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च हुई, कुछ में रिसर्च अभी पूरे रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स डिफिशिएंसीज इन योर ईटिंग थिंग्स, एंड द अदर थिंग इज द दिनचर्या और योर डेली ये लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं Exactly. सर। खाने की जो चीजें हैं, खाना हम अपने स्वाद अनुसार खाते हैं, जुबान को अच्छा लगना जरूरी है। इस बात का ध्यान रख के शायद कम लोग खाते हैं कि सेहत के लिए क्या जरूरी है। तो देखिए, अगर आप वेस्ट के कंपैरिजन में, या आप जो लोग ट्रैवल करते हैं, वो देखेंगे कि हमारे यहाँ कुकिंग मीडियम में ऑयल बहुत यूज़ होता है। फ्राई, डीप फ्राई, समोसे। आप बिलीव नहीं करोगे, 21 साल में बेंगलोर रहा, मुझे तो याद ही नहीं होता है मैं कभी समोसा खाता हूँ। खाया मैंने मुश्किल से 1, 2 या 4 बार समोसा खाया होगा। और जब से मैं लखनऊ आ गया हूँ, मेरा खुद का वेट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इतना सोशल सर्कल, भाई स्कूलिंग यहीं से, मेडिकल कॉलेज यहीं से, और समोसे, मतलब बात बात पे चाय और समोसे होते हैं। तो ये ना बड़ा, इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर यू हैव टू रियली स्टार्ट कंट्रोलिंग। सर, एक आम व्यक्ति की अगर हम बात करें, जैसे हमारे देश में एक मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, कि एटलीस्ट आपको इंटरमीडिएट तक तो हेल्थ एजुकेशन आपका एक होना ही चाहिए। जो आज के समय में मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन हेल्थ के बारे में डूज एंड डोंट्स नहीं सिखाए जाते। एग्जैक्टली ये बड़ा इंटरेस्टिंग और चीज़ कह रहे हैं पुष्कर जी आप, कि एक्चुअली संतुलित आहार बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ टॉपिक ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, कि क्या खाना चाहिए, क्या आपको नुकसान करेगा, क्या यंग एज में खाना चाहिए, क्या 30s में खाना चाहिए, क्या 40s में खाना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें, जो पुराने शास्त्रों में भी लिखा है कि जीवन के 4 सुख,
तो 4 सुखों में पहला सुख जो है वो निरोगी काया ही बताया है, मतलब अ बॉडी विदाउट डिजीज। तो पुराने शास्त्रों में भी और सब चीजें, घर में हो माया, कुलवंती नारी, सुत आज्ञाकारी, ये सब बाद में है। द फर्स्ट थिंग इज दैट a body without a disease, healthy body, because healthy body will influence a healthy mind and a healthy thinking, which is very important. और एक चीज सर, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, मैं एक चीज देख पाता हूँ, जैसे सुबह मैं भी टेनिस खेलने जाता ही हूँ, या मैं अपने बच्चे को कभी छोड़ने गया या लेने गया, तो मैं देखता हूँ कि जैसे ही गार्जियंस निकलते हैं स्कूल के बाहर, जो दुकानें उनको जो पैक्ड स्नैक्स हैं, लाइक चिप्स टाइप चीज़ें या कोल्ड ड्रिंक, उसके लिए बच्चों को इमीडिएटली जाके पेरेंट्स जाके गिफ्ट कर रहे हैं। घर में कोई आपके आ रहा है, वो घर में वो चीज़ें लेके आ रहा है, और हर घर की फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, हर घर की फ्रिज में चॉकलेट रखी हुई है, आइसक्रीम रखी हुई है, और एडिक्शन सा हो गया। मैं कई बार कहता हूँ, एक माँ बच्चे के पीछे दूध का ग्लास लेके भाग रही है कि बच्चा पी ले, और वहीं पे कोल्ड ड्रिंक के लिए बच्चा पागल होके एकदम, जैसा लगता है एडिक्शन है। तो ये सिचुएशन क्यों ऐसा है? अगर ये स्कूल कॉलेजेस के दिनों से स्टार्ट हो तो शायद जो आज के समय में यंग एज में हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन, या कह सकते हैं हार्ट अटैक तो मुझे लगता है सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी कार्डिक अरेस्ट जो वर्ड आया है कि पता ही नहीं चला, 5-7 मिनट में काम खत्म हो गया। देखिए, ये मैं अपने सब पेशेंट्स को बताता हूँ जो एंजियोग्राफी करा के और सीडी लेके आते हैं, बेचारे जिनके चेहरे एकदम मुरझाए रहते हैं, पूरी फैमिली परेशान आती है कि बाईपास बता दिया साहब, कि स्टेंट नहीं हो पाएगा, छल्ला नहीं बढ़ पाएगा, बाईपास बता दिया। तो मैं उनको बताता हूँ कि देखिए, समस्या का अगर समाधान है तो समस्या छोटी है। हार्ट के मामले में 100 में if we look at the statistics, 100 में 18 मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसमें जो ब्लॉक होता है वो बेसिकली ब्लड वेसल की 3 लेयर्स होती हैं। तो मिडिल लेयर में जो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक होता है उसमें हैमरेज हो जाता है, तो वो फट से ल्यूमन को बंद कर देता है। तो इसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। तो आप जब सुनते हैं अरे फलाना बिल्कुल ठीक था, इनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल नहीं होता है। हार्ट बना ही नहीं है फेल होने में। गाड़ी नई से नहीं होगी, अगर इसमें डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। सिमिलरली जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो प्रवाह होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उससे हर मसल्स ऑक्सीजन लेती हैं, अपना कार्य करती हैं। तो जब ब्लड फ्लो ही बंद हो जाएगा तो कैसे काम? 3 मिनट तक जब ऑक्सीजन रहता है चलता है, उसके बाद हार्ट बंद हो जाता है। इसको सर कैसे जाने? तो ये जो चीज है, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि साहब, लोग कहते हैं कि साहब मैं तो 40 का हो गया, मैं 50 का हो गया, अब मैं हेल्थ चेकअप कराने जाऊं तो आजकल एक अजीब सा फियर है लोगों में कि साहब हेल्थ चेकअप कराने जाऊंगा तो उसमें कुछ निकलना है। देखिए, बड़ा सिंपल है। एक और बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि सब मेरा सीटी एंजियो करा लेते हैं हार्ट की। देखिए, हार्ट के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, 3-4 इन्वेस्टिगेशन होते हैं। एक ईसीजी होता है, ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल रिदम बताता है एट दैट मोमेंट। दूसरा इको होता है जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, और तीसरा होता है ट्रेडमिल टेस्ट। जो ट्रेडमिल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो हम एक ट्रेडमिल पे चढ़ के, लेकिन ईसीजी लगा हुआ हम चलते हैं, और एक ब्रूस प्रोटोकॉल पे वो रिकॉर्ड होता है, और धीरे 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 ब्रूस प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रेडमिल को एलिवेट किया जाता है, जिससे कि हार्ट को स्ट्रेस मिलता है। अब स्ट्रेस क्यों दिया जाता है? जिससे कि जब स्ट्रेस होगा तब ईसीजी में कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। सप्लाई डिमांड मिसमैच। अब लोग कहेंगे कि साहब ये ईसीजी में क्यों नहीं आएगा और ट्रेडमिल में क्यों आएगा? तो होता क्या है कि जो भी आपकी आर्टरी में ब्लॉकेजेस होते हैं, जब ये 70% से ज्यादा ब्लॉक हो जाता है आर्टरी, तब पेशेंट को सिम्टम्स आने चालू होते हैं। अच्छा, उससे पहले नहीं होते। 50% से कम तो छूना ही नहीं होता है आर्टरी को,
उसको मेडिकली ट्रीट करना होता है दवाइयों से। तो अब लोग कहें कि अरे साहब हम वहां गए थे, उसने वैद्य ने हमें दवाई दी, हम तो ठीक हो गए। इसका मतलब है आपका लीजन 50% से कम था, और अगर आप किसी तरह की भी स्टैटिन खा रहे हैं तो आपका लीजन बढ़ेगा नहीं। अब मान लीजिए एक हृष्ट पुष्ट आदमी आता है आपके पास, और वो 50 साल का है, 48 साल का है, और वो कहता है साहब मुझे अभी तक कभी कोई समस्या हुई नहीं, अब मैं कैसे जानूं कि साहब मेरे अंदर सब ठीक है कि नहीं? भाई यही मेजर क्वेश्चन होता है। तो ऐसे आदमी को आपने इवेल्युएट किया, उस समय ईको इसका नॉर्मल होगा, हार्ट का फंक्शन नॉर्मल निकलेगा ईको पे। क्यों? क्योंकि इसकी कोई मसल डैमेज हुई नहीं। मसल डैमेज तब होती है जब वो आर्टरी पूरी ब्लॉक हो जाए और उस एरिया की मसल्स डैमेज हो जाए, तब ईसीजी, तब ईको पे आता है हार्ट का डिसफंक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में एक ही टेस्ट करना होता है जिसको कि हम कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट अगर नेगेटिव है सो देन यू आर क्लीन। आपको कोई और टेस्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको कोई एंजियोग्राफी नहीं करना है, सीटी एंजियो नहीं करना है। अगर सपोज मैं हूं और मुझे मेरे हार्ट के हालात को जानना है तो मेरे लिए केवल एक टेस्ट है, ट्रेडमिल टेस्ट। और इसको हमें कितने दिनों पे करा? ये हाँ, अगर आपका आज ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव आया तो हर 2 साल या 3 साल में एक बार टीएमटी कर लीजिए। टीएमटी, यस, अगर टीएमटी नेगेटिव रहता है तो आपको कोई चिंता नहीं। अच्छा, जिसने आज तक कभी नहीं कराया, जिसने कभी नहीं कराया उसको भी टीएमटी कराना है, लेकिन अगर उसको सिम्टम्स होते हैं, यहां समझने की कोशिश करिए, अगर उसको छाती में सिम्टम्स होते हैं, आप कहेंगे आप सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? छाती का जो कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक्स होते हैं, इसके सिम्टम्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। या तो आपको भारीपन लगेगा जो कि पहले कभी नहीं लगा, या खिंचाव लगेगा, या ऐसा लगेगा इतना बड़ा कोई ईंटा रख दिया है, और या पेन होगा छाती में जो कि इधर हाथ में जा सकता है, दोनों हाथ में, कभी कभी जबड़ों में जाता है, लॉकिंग ऑफ द जॉ हो जाती है, और सबसे खतरनाक जो है वो एसिडिटी टाइप का पेन होता है। अब यहां मैं समझाना चाहूंगा आपके माध्यम से लोगों को कि हार्ट में 3 मेन आर्टरीज होती हैं। एक सामने चलती है जिसको एलएडी कहते हैं, इसको दूसरा नाम है इसका, इसको विडोअर्स आर्टरी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेशियों को खून सप्लाई करती है। 60% ऑफ द मसल्स ऑफ द फ्रंट एंड साइड। पीछे वाली जो आर्टरी है उसको सर्कमफ्लेक्स कहते हैं, वो 20% मसल सप्लाई करती है पीछे, और जो राइट वाली है वो नीचे की 20% मसल सप्लाई करती है। तो अब जो भी आर्टरी में ब्लॉकेजेस होंगे उस एरिया की मसल मूव करना कम करेगी। जब ये इतना सिग्निफिकेंट ब्लॉक हो जाएगा 80-90% के ऊपर, और उसकी मसल्स को ब्लड मिलेगा नहीं, सो मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मसल्स विल स्टार्ट क्राइंग। जैसे बच्चे को दूध नहीं मिलता है तो मसल्स विल ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग। इस क्राई को हम एंजाइना कहते हैं, और ये एंजाइना मैनिफेस्ट करता है। जो आप बताते हो कि साहब मुझे, तब आप फिजिशियन के पास जाते हो, फिजिशियन कहता है नहीं आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन, हमारे पास बहुत मरीज ऐसे आते हैं, ये तो क्लियर कट हम कहते हैं नहीं ये तो एंजाइना है। कुछ लोगों में ये भी होता है कि साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ऐसे तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, लेकिन जरा भी मैं ऊपर चढ़ता हूँ अपहिल या खाना खाता हूँ तो मुझे अजीब सा, इसको पोस्ट प्रैंडियल एंजाइना कहते हैं। मतलब आपने हैवी खाना खाया तो ब्लड स्टमक में चला जाता है डाइजेस्ट करने, आपकी सप्लाई डिमांड मिसमैच चालू हो गई, हार्ट में पेन होना चालू हो जाएगा। तो जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तब हम ट्रेडमिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कितने % ब्लॉक है, टीएमटी मशीन में ही पेशेंट क्रैश कर जाए। तो तब हम क्या करते हैं, हम एक डायरेक्टली एंजियो कर सकते हैं, कॉर्नरी एंजियोग्राफी। कॉर्नरी एंजियोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पेशेंट की आर्टरी के थ्रू जाके पीछे रास्ते से, और जहां लेफ्ट वेंट्रिकल और मेन आर्टरी एओर्टा होता है, जहां दोनों कॉर्नरी आर्टरी निकलती हैं, उसमें कैथेटर डाल के और डाई इंजेक्ट कर देते हैं और उसमें रुकावट देख लेते हैं। अब रुकावट के हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाता है। अमूमन इन सिम्टम्स के साथ में लोग कभी कोई इनो टाइप का या कोई घर का नुस्खा, कभी हींग लगा लेना,
या किसी बगल के मेडिकल स्टोर पे जाके कोई मेडिसिन लेके आ जाते हैं एंटासिड टाइप की? पुष्कर जी, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जो एलएडी और सर्कमफ्लेक्स की ब्लॉकेजेस होते हैं तब इसमें ऐसी समस्या नहीं होती है। ऐसा पेन होता है जो कि आदमी को दहला देता है, कभी पहले ऐसा पेन हुआ नहीं होता है। लेकिन जो राइट कॉर्नरी आर्टरी का पेन होता है वो एसिडिटी की तरह का मिमिक करता है। क्यों? क्योंकि राइट कॉर्नरी ब्लड सप्लाई करती है इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट पंपिंग चेंबर को, और इंफीरियर वॉल रेस्ट करती है डायफ्राम पे, जो कि स्टमक और थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करती है। तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सेम है जो कि स्टमक की नर्व सप्लाई है। तो रेफर्ड पेन जो होता है एसिडिटी टाइप का पेन होता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं एक हफ्ते में 10 एनजीओ देखता हूं, उसमें से 2 एनजीओ में हार्ट अटैक हो रखा होता है। और अगर उनसे पूछो, कहते हैं हाँ साहब 1-2 महीने पहले एसिडिटी की तरह दर्द हुआ, हमने इनोसॉल्ट खा लिया, ये खा लिया और फिर ठीक हो गया। लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि साहब वो ऑनगोइंग हार्ट अटैक था। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि भैया, जब भी टॉक देता हूं कहीं, जितने भी फिजिशियंस को बताता हूं कि अगर पेशेंट को एसिडिटी की तरह पेन हो रहा है तो आप उसका ईसीजी जरूर कराइए या ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। आजकल तो केवल ईसीजी पे भी जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक डायग्नोज हो जाए, क्योंकि हार्ट अटैक 2 तरीके के होते हैं। एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक जो कि ईसीजी पे आ जाते हैं, और एक नॉन एसटी एलिवेशन एमआई जो कि ईसीजी पे नॉर्मल होते हैं। उसको डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट करना होता है, जिसको कि ट्रोपोनिन आई करना होता है टेस्ट। जब भी मसल्स डेड होंगे तो रिलीज होगा ट्रोपोनिन और फट से पता लग जाता है। आम आदमी को ब्लड टेस्ट में हार्ट के लिए तो एक ही चीज पता है, लिपिड प्रोफाइल ना। लिपिड प्रोफाइल तो उन लोगों के लिए है कि साहब हम रिस्क में ना आए। जब छाती में दर्द किसी तरह का हो जो कि कभी आपने पहले महसूस नहीं किया है, पहली चीज करिए, ईसीजी भी नहीं करिए, लेकिन ट्रोपोनिन आई का टेस्ट करिए, ब्लड टेस्ट। अगर वो नॉर्मल है तो कुछ नहीं है, आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है। और अगर वो अब नॉर्मल है तो फट से ट्रोपोनिन आई टर्शरी केयर सेंटर जाइए। और क्योंकि देखिए ऐसा है, खेल है सप्लाई डिमांड का। अगर 90 मिनट के अंदर आपकी नस खुल गई और उसमें एंजियोप्लास्टी और स्टेंट हो गया तो आपका मसल डैमेज नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताता हूँ। बैंगलोर में जो मैंने बताया ना, मैं बैडमिंटन खेलता था, तो मेरे ग्रुप में एक दिन मैं दिल्ली गया हुआ था एक शादी में अपने किसी कज़न की। तो मेरे पास फ़ोन आया वही ग्रुप का कि अरे भरत तुम कहाँ हो यार? तो मैंने कहा अरे बॉस आज मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे लगा कि 3 लोग आए होंगे, चौथा नहीं आया, इसलिए हमें फ़ोन कर रहे हैं। जबकि मैंने ग्रुप में थम्स अप नहीं किया था कि मैं आ रहा हूँ खेलने, अपना व्हाट्सएप के ग्रुप में बैडमिंटन के। तो उन्होंने कहा नहीं यार ये सुधांशु है यार, ये ना अभी खेल रहा था, 2 गेम खेला, उसके बाद यार वो थोड़ा सा अजीब सा कर रहा है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। मैंने कहा विजय, उसको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा है, तुम उसको गाड़ी में बिठाओ और उसको फट से सकरा हॉस्पिटल लेके जाओ। हम जहाँ रहते हैं उसके जस्ट सामने एक सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल है, जापानीज एडेड हॉस्पिटल, जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल है बैंगलोर में। मैंने कहा इसको फट से लेके जाओ, मैं वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट को अभी फ़ोन करता हूँ, श्रीकांत शेट्टी नाम है उनका। यू विल नॉट बिलीव, उसने ना लोग आ रहे हैं छोड़ो पैर ऊपर करो, उसने फट से मेरी बात मानी, उसने गाड़ी में डाला, उनको ले गया क्रॉस द रोड, फट से ईसीजी हुआ, ईसीजी में चेंजेस थे। श्रीकांत को मैंने वहाँ से दिल्ली से कॉल किया, वो फट से अपने घर से पहुँचा। 25 मिनट के अंदर उसकी एंजियोग्राफी हुई, उसकी आर्टरी ब्लॉक थी, उन्होंने फट से राइट कॉर्नरी आर्टरी खोल दी। 25 to 30 मिनट्स में आर्टरी खुल गई, ब्लड फ्लो रीइस्टैब्लिश हो गया। आज भी वो मिलता है हमसे, कहता है यार बॉस तुमने तो ना मेरी मतलब मैं बोल नहीं सकता। सर अमूमन तो लोग 90 मिनट तो शुरुआत में आसपास में ही गुजार देते हैं। एग्जैक्टली तो यही मेरा कहने का मतलब है। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में डोर टू बलून टाइम कहते हैं। मतलब आपके घर के द्वार से और जब कैथ लैब में पहुंच के हो, बलून से आपकी आर्टरी खुल ना गई हो, अगर ये जरूरी नहीं है कि 90 मिनट हो, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है,
अगर ये 2-3 घंटे है तब भी ठीक है, अगर 6 घंटे है तब भी ठीक है। तो जितना जल्दी खुलेगा उतना मसल डैमेज कम होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसीलिए इसको प्राइमरी पीटीसीए कहते हैं, परक्यूटेनियस कॉर्नरी एंजियोग्राफी एंड प्लास्टी। अच्छा, जैसे घरों में या जैसे एक आम इंसान डॉक्टर के पास गया, अभी फिजिशियन की आपने बात की, फिजिशियन के पास गया तो फिजिशियन ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करते हैं। तो ब्लड प्रेशर का अगर 80-120 का एक आइडियल है, अगर ये बढ़ा है या घटा है, इससे भी हार्ट का ट्रबल पता चलता है। देखिए लोगों को बड़ा कॉन्सेप्ट ब्लड प्रेशर का है नहीं कि ब्लड प्रेशर चीज़ क्या है। देखिए ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि ये डिपेंड करता है कि शरीर का रेजिस्टेंस कितना है, पूरी हार्ट की जो हार्ट जो पंप कर रहा है पूरे ब्लड वेसल्स में पंप कर रहा है, और ये ब्लड वेसल्स में किसके अगेंस्ट पंप कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट पंप कर रहा है, जिसको कि हम सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि हम टेक्निकल टर्म्स में SVR कहते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मतलब आपका SVR बढ़ गया है सिस्टम में। तभी तो स्मोकिंग में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि स्मोकिंग में जो आपकी आर्टरीज हैं धीरे 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 क्लॉग होने लगती हैं, डायबिटीज में आर्टरीज श्रिंक होने लगती हैं। तो जब श्रिंक होने लगेंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर से इफेक्ट कहाँ होगा, इफेक्ट होगा आपके लेफ्ट पंपिंग चेम्बर में। उसके भाई एक नॉर्मल पंप कर रहा है, एक यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके अगेंस्ट इसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स बढ़ जाती हैं, तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। आज के समय में एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर चल रहा है। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डायस्टोलिक जो नीचे वाला होता है, जैसे 120/80 है, तो 80 इज द डायस्टोलिक एंड 120 इज द सिस्टोलिक। सिस्टोलिक तो ऊपर नीचे बहुत सी चीज़ों से हो सकता है, आपके इमोशंस, एड्रेनलिन सेक्रीशन है, बहुत सी चीज़ों से, लेकिन मेन खेल है डायस्टोलिक का। तो डायस्टोलिक पे आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल डिपेंड करता है। लेकिन ब्लड प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर हार्ट को तो इफेक्ट करते ही करता है, हार्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है, क्योंकि दिमाग में, मैं अगर आपको बता दूं कि एक बड़ी अंग्रेजी सेइंग है, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। तो जितने लोगों को नहीं मालूम है, बड़ा सब लोग कूल रहते हैं, तो डॉक्टर्स को तो हमको सब मालूम है कि ब्रेन में भी 100 में 13 से 14 लोगों को एन्यूरिज्म्स होते हैं, जिसको बेरी एन्यूरिज्म कहते हैं, वो कभी भी फट सकते हैं। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो स्ट्रोक हो जाता है। हार्ट को तो बाद में इफेक्ट करेगा, हार्ट को तो लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होगा, लेकिन ब्रेन में हैमरेज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। इसलिए ब्लड प्रेशर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और एक चीज याद रखिए, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल्ड है तो कोई डिजीज नहीं। डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में है तो इट इज एज नॉर्मल एज एनी अदर पर्सन जिसके की ब्लड प्रेशर या डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो ये एक नहीं, ये सब ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। किडनी को इफेक्ट करेगा, रेटिना को इफेक्ट करेगा, हार्ट को इफेक्ट करेगा, ब्रेन को इफेक्ट करेगा, एंड ऑल द पेरिफेरल आर्टरीज को इफेक्ट करेगा। एंड डायबिटीज, इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायबिटीज तो लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि डायबिटीज फैमिलीज में रन करती है। एक पेरेंट अगर डायबिटिक है तो 18 से 19% चांस होता है बच्चे को डायबिटिक होने का, और 2 अगर पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है रिस्क, 2 गुना हो जाती जी। तो इसलिए वो डीएनए का जो है वो कहीं ना कहीं तो सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब है लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि अगर भाई पेरेंट्स हैं तो आप और सतर्क हो जाइए। आप कृपया करके ये ट्रांस सैचुरेटेड, जैसे आप कह रहे हैं ना, चिप्स और ये तला हुआ हो जिसमें ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये नहीं खाइए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। क्यों? क्योंकि कल को आप डायबिटिक हो भी गए तो आपको आपकी, अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। अभी जैसे एक्सरसाइज का मतलब आदमी जिम जाना मानता है, कि एक्सरसाइज वर्ड में जिम दिमाग में गूंजता है। एक्सरसाइज तो योग भी हो सकती है, वॉक भी हो सकती है, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी खेलना, डांस, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो एटलीस्ट कितनी देर के लिए ये करना चाहिए? देखिए, पहले 20 मिनट में तो फैट बर्न ही नहीं होता है। अच्छा।
पहले 20 मिनट में कोई फैट नहीं बर्न होता। कभी भी आप एक्सरसाइज या जिम में जाएंगे, 20 मिनट के बाद अगर Warm आप up time कांस्टेंट 20 minutes. एक्टिविटी करेंगे तब फैट बर्न होना चालू होता है। एक्सरसाइज का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक्सरसाइज इसलिए नहीं करी जाती है कि आपको शरीर का वेट शेड करना है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपको ये समझ में आएगा कि साहब खाना तो आसान है, लेकिन उसको खाना मुश्किल है। जब जो लोग एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, बहुत से मेरे तो कितने पेशेंट आते हैं, वो कहते साहब आपने एक्सरसाइज बता दिया, मैं तो अपने हर पेशेंट जो कि मैं बाईपास करता हूँ या वाल्व करता हूँ, मैं कहता हूँ 1 महीने के बाद 1 किलोमीटर, 2 महीने के बाद 2 किलोमीटर और 3 महीने के बाद 3 किलोमीटर, जिनके कि हार्ट के फंक्शन 40% होते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिनके नॉर्मल हार्ट के फंक्शन होते हैं 1 महीने के बाद 1.5, 2 महीने के बाद 3 और 3 महीने के बाद 5 किलोमीटर मैं डेली वॉक करवाता हूँ फॉर 5 days a week। मतलब 5 5s are 25 kilometers a week, because that is the only way। अभी जो You have to आम control. इंसान जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, वो जो अगर एक्सरसाइज करता है, वॉक पे जाता है, तो वो और इत्मीनान से खाना शुरू कर देता है। अरे यार ठीक है, सुबह तो गला ही लेंगे। तो ये एक और मिथ लोगों के दिमाग के अंदर है। और एक जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि एज के अकॉर्डिंग हमें हमारी डाइट चूज करनी चाहिए। एग्जैक्टली। वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है और लोगों को उस बात और को एक चीज जरूर मैं याद और रखना डायबिटीज के चाहिए। बारे में और बताऊंगा। जी जो सर। कुछ लोग होते हैं कि साहब वो कहते हैं साहब वो डॉक्टर साहब के मैंने दिखाई और अच्छा डायबिटीज का कंट्रोल, मेरे कितने पेशेंट से मैं पूछता हूँ यूपी में, जब स्पेशली जब मैं आया हूँ जब से, कि अच्छा साहब कितने साल से डायबिटिक, ये 10 साल से, कितना है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन आपका HbA1c बताइए, किसी को हवा ही नहीं। HbA1c तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जैसे आप लिपिड प्रोफाइल कह रहे हैं, क्योंकि वो 3 महीने का कंट्रोल बताता है आपका कैसा है शुगर का। तो जो डायबिटिक्स हैं उनको अपने HbA1c तो बहुत ही कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए। इवन जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनको प्री डायबिटिक, मतलब डायबिटीज की तरफ जो बढ़ रहे हैं, वो HbA1c ही बताएगा। 5.8 से ऊपर जाने लगा अगर आप 6 के करीब, तो मतलब आप सतर्क हो जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एवरी इंडिविजुअल शुड गेट इन 6 months एन HbA1c डन, वेदर ही इज अ डायबिटिक। डायबिटिक्स में 6.5 से 7 के बीच में रखना है, और नॉन डायबिटिक्स हैं तो उनको 5.8 के नीचे रखना है। और जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, अब इशू आता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। लोग कहते हैं साहब वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने इंसुलिन बता दी, मैं तो अपना दवाइयों पर ही कंट्रोल करूंगा, थोड़ा सा बढ़ गई है। अरे बॉस, अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है तो फिर आप इंसुलिन लीजिए। एंड रिजल्ट हमने क्या बताया, अगर डायबिटीज कंट्रोल्ड है तो कोई डिजीज नहीं है, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो यू आर प्लेइंग विथ फायर। शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप आग के साथ खेल रहे हैं। भाई सुनिए, ये तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता। सर, जैसे ब्लड प्रेशर इम्पोर्टेंट, वैसे ही पल्स रेट का भी इम्पोर्टेंस है। हाँ, देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा पुष्कर जी आपने। पल्स जो होती है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हार्ट की जो मसल्स की फीलिंग होती है, मतलब नसों से हार्ट की नसें, भाई हार्ट भी तो पंप कर रहा है ना, तो मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो जो हार्ट की जो मसल्स को ब्लड मिलता है वो ये अंतराल में मिलता है। मतलब ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है सिस्टोल, और ये रिलैक्सेशन है डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का जो इंटरवल होता है, मतलब जो डायस्टोल होता है रिलैक्स स्टेट, तब हार्ट की नसों में खून जाता है। अब अगर हार्ट रेट फास्ट हो गया तो ये इंटरवल कम हो जाएगा, तो हार्ट की नसों में उतना ब्लड जाएगा नहीं। तो अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज होती है कि आपका हार्ट रेट कम हो। तो जितना कम हार्ट रेट होगा उतना शरीर के लिए बेहतर है। इसीलिए अगर एक आप कंपेयर करें एक नॉर्मल आदमी जो कि कभी कोई एक्टिविटी नहीं करता है और एक एथलीट से, तो एथलीट की हार्ट रेट होगा 50, और जो आदमी जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता उसका हार्ट रेट होगा 70 से 80 के बीच में। नॉर्मल 70 to 72 होता है, 70 to 80 के बीच में। लेकिन जितना एथलेटिक आदमी है उतना हार्ट रेट कम होगा। तो हार्ट रेट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
एक चीज जो हार्ट रेट में इंसान जो आज के समय पल्स रेट लगा दो कि क्या एवरेज पल्स रेट आदमी इंसान का होना चाहिए, एक नॉर्मल जो सपोज अगर किसी को डेली बेसिस के ऊपर अपने 70 से घर में 72 को नॉर्मल मानते हैं, 80 तक भी ठीक है। लेकिन अगर आपका हार्ट रेट थोड़ी भी एक्टिविटी पे बढ़ रहा है, इसका मतलब आप जरा भी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप या तो ओवरवेट हैं और या आपका हार्ट ट्यून्ड नहीं है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज को। ओके तो ऐसे में यू हैव टू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस, ऑब्वियसली आफ्टर कंसल्टिंग अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड सीइंग कि सब कुछ ठीक है पहले कि नहीं। आज के समय में ओवरवेट तो बहुत बड़ा इशू है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले से लोगों को पतला होने की सलाह दी। ये भी हार्ट को लेकर एक हार्ट डिजीज को लेकर एक बड़ा रीजन है। बिल्कुल, ओबेसिटी तो जैसे अब रिस्क फैक्टर्स कहते हैं तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री एंड टाइप ए पर्सनालिटी, ये 6 मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। टाइप ए पर्सनालिटी, जो स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग जो हर समय स्ट्रेसफुल रहते हैं। मैंने पहली बार सुना। अरे टाइप मतलब ए पर्सनालिटी, आप बिलीव नहीं करोगे, लोग कहते हैं ना आईटी, सिलिकॉन वैली, लखनऊ, इंडिया की बेंगलोर, और इतना स्ट्रेसफुल जॉब होता है आईटी के जो मैनेजर्स होते हैं। मैं तो हर हफ्ते कम से कम 40 से 50 के में एक केस करा करता था एवरी वीक। बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल लाइफ ना, स्ट्रेस जहां आप निकाल नहीं पाए, मतलब आपको यू हैव टू फाइंड वेज टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में स्ट्रेस, और जो एक प्रवृत्ति होती है ना आदमी अपने अंदर रखने वाला होता है, ये दो तो बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। और आज के समय में छोटे बच्चों को भी तनाव है। छोटे बच्चों के मामले में एक चीज मैं ये कहूंगा कि बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि साहब कोविड के बाद से वैक्सीन ली और हार्ट अटैक होने चालू हो गए। देखिए, वैक्सीन के बाद से जो भी इश्यूज हुए हैं वो हार्ट में 2 साइड होती है, एक आर्टीरियल साइड होती है, एक वीनस साइड होती है। मतलब हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में। इसका उद्देश्य होता है कि हर सेल को ऑक्सीजन प्रदान करे। सेल, हर कोश ऑक्सीजन लेता है, अपना कार्य करता है, और कार्य करने के उपरांत एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, और वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब एटीपी सेल्स को मिलती है तो कोश काम करना चालू कर देते हैं। कोश जुड़ के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज जुड़ के ऑर्गन, ऑर्गन जो एक तरफा काम करते हैं उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही शरीर में 7 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, नर्वस, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलोस्केलेटल और स्पेशल सेंसेस। तो इन सिस्टम्स की तरह बॉडी काम करती है। अब जो टिश्यू लेवल पे बचा खुचा क्या है भाई, कोई भी कुकिंग हुई, वेस्ट बना ना, तो बॉडी का भी वेस्ट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये टिश्यू लेवल पे रहती है। अब इसको भी तो शरीर से बाहर निकलना है, जैसे मल और मूत्र बाहर निकलता है वैसे इसको भी बाहर निकलना है। तो ये कैसे निकलेगा? तो जो सेल्स, जो ऑक्सीजन, जो ब्लड कोशों को अपना ऑक्सीजन दे चुकी है, वही ब्लड ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है टिश्यू लेवल पे, और तब इस ब्लड को डार्क इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड या काला अशुद्ध खून कहते हैं। ये पूरा खून शरीर में वापस आता है राइट हार्ट में, राइट अपर चेंबर में आता है, फिर राइट पंपिंग चेंबर में जाता है, वहां से फेफड़ों में पंप हो जाता है। फेफड़ों में केवल 2 चीजें हैं, खून की धमनियां जिसमें ये काला अशुद्ध खून है, और उसके चारों तरफ हवा की स्पेसेस हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। अब यहीं गैसेस एक्सचेंज होता है। क्या? हमने सांस ली, जब हमने सांस अंदर खींची तो इसमें हवा में 21% ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, नाइट्रोजन होता है 78%। अब जब सांस हमने अंदर ली तो ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हाई है, तो एयर स्पेसेस से ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है खून की धमनियों में, लंग्स में, फेफड़ों में। जितनी देर एयर यहां से वहां जाती है उतनी देर कार्बन डाइऑक्साइड वहां जाता है, वो डिफ्यूज करके हवा की स्पेस में आ जाती है, जो कि सांस छोड़ के हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो सांस लेने की क्रिया से हमारे बॉडी ऑक्सीजनेट होती है, और सांस छोड़ने की क्रिया से जैसे मल और मूत्र बाहर निकलता है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो जो सांस की क्रिया बहुत ही इफेक्टिव है।
आपसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी कितने अनभिज्ञ थे और हमें कितना जानना बाकी है। सर, एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है आपसे पूछने का कि कार्डिक अरेस्ट और कार्डिक फेल्योर में क्या डिफरेंस है? अरेस्ट मतलब होता है रुक जाना, और फेलियर मतलब होता है कि धीरे 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 हार्ट खराब हुआ और अब हार्ट की पंप करने की क्षमता खत्म हो रही है। तो कार्डियक अरेस्ट इज अ इमरजेंसी। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट बंद हो रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन कारण मैंने आपको बताया है कि हार्ट की नस में खून का प्रवाह बंद हो गया। तो कार्डियक अरेस्ट का इलाज डिफरेंट, सीपीआर करना पड़ता है। सीपीआर का मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, मतलब दोनों एल्बो स्ट्रेट करके और धक्का देना पड़ता है। हाँ, 4 बार चेस्ट को पंप करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि नीचे वाली सरफेस हार्ड हो। भाई बेसिक चीज क्या है, ये बोन और पीछे का वर्टेब्रल कॉलम, इसके बीच में हार्ट प्रेस होता है। तो जब हार्ट प्रेस होगा तो आगे ब्लड को पंप करेगा, तो ब्रेन में ब्लड जाएगा। क्योंकि हार्ट जब रुकता है तो किसी कारणवश भी हार्ट रुका और आपने उसको वापस चालू कर दिया, लेकिन टाइम आपको लग गया 5 से 7 मिनट, कोई फायदा नहीं। दिमाग को अगर 3 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो दिमाग मर जाता है, और इसको ब्रेन डेड कहते हैं। हार्ट आ जाएगा, हार्ट पंप करता रहेगा, लेकिन ब्रेन उड़ जाएगा और पेशेंट वेजिटेबल हो जाएगा, वेंटिलेटर पर रहेगा लेकिन ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। यही ब्रेन डेड पेशेंट्स आर द सोर्स जो कि हार्ट प्रत्यारोपण के लिए इन्हीं के हार्ट हम लेके निकालते हैं। अच्छा भाई हार्ट, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में तो आपने डोनर ने लिवर दे दिया या आपके रिलेटिव ने 40% लिवर दे दिया, लेकिन हार्ट तो अनपेयर्ड ऑर्गन है ना। लिवर का तो रीजनरेशन ज्यादा होता है। हार्ट, किडनी 2 है, एक किडनी निकल के दे दी। जब कैडेवर या जो ब्रेन डेड पेशेंट होता है, जो ब्रेन डेड का मतलब समझिए जिसका मस्तिष्क खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, लेकिन उसके हार्ट चल रहा है, और जब हार्ट चल रहा है तो सब ऑल ऑर्गन चलेंगे, पेशेंट वेंटिलेटर पे रहेगा। ये जो सबसेट होता है, इन्हीं पेशेंट्स को हम लोग एसेस करने जाते हैं और देखते हैं, और फिर जब फैमिली कंसेंट देती है तब हम इनका हार्ट, लिवर, किडनीज, पैनक्रियाज लेके फिर प्रत्यारोपण के लिए यूज करते हैं। सर, ये लीवर को भी सेकंड हार्ट बोला जाता है बॉडी का, ऐसा कुछ? वो इसलिए है क्योंकि लिवर में भी बहुत सारी चीजें डिटॉक्सिफाई होती हैं। मतलब जो मैक्सिमम जो बॉडी का जो नाइट्रोजन है, जो वेस्ट टॉक्सिन्स है, एक तो मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से निकलती है। दूसरी चीज जो यूरिन और मलोमूत्र में जो निकलता है जो नाइट्रोजन, वो बेसिकली लिवर से डिटॉक्सिफाई होता है। 40% डिटॉक्सिफिकेशन हैपेंस इन द लिवर। तो इसलिए लिवर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब यही बात आएगी हार्ट फेलियर की। हार्ट फेल मतलब हार्ट में बहुत सी डिजीज हो सकती है। हार्ट की डिजीजेस, कंजेनाइटल हार्ट हो सकता है, एडल्ट हार्ट में वैल्व की प्रॉब्लम हो सकती है, जो वैल्व चोक हो सकते हैं या वैल्व लीक कर सकते हैं। हार्ट में 4 वैल्व होते हैं उसकी वजह से, और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। ये सब डिजीज अगर पहले पता ना लगे तो हार्ट बड़ा होने लगेगा और फिर हार्ट फेलियर, और दवाइयां नहीं खा रहे हैं तो फिर हार्ट फेल करने लगेगा। हार्ट फेलियर लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर में डिवाइड होता है। दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। कोई भी मरीज अगर ट्रीटमेंट नहीं लेगा और उसको परेशानी है, तब ही विल लैंड अप इनटू हार्ट फेलियर। सर, 1-2 जैसे लोगों के दिमाग में आज के समय में एक मिथ आ गया, बोले ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे, हार्ट अटैक आ गया, या के बहुत ही रिनॉन्ड सिंगर हुए, गाना गा रहे थे, हार्ट अटैक आ गया। सिद्धार्थ शुक्ला इतना बड़ा बॉडी बिल्डर और हेल्दी एक्टर, डेली एक्सरसाइज करने वाला, हार्ट अटैक आ गया। तो बहुत बार अब जैसे लोग इस भ्रम में फंस गए कि क्या करें क्या ना करें। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या करना चाहिए? बेंगलोर में जिस अस्पताल में हम थे, भाई एक्टर थे उनके 2 लड़के, जिनको एक वन ऑफ देम डाइड ना, जिसको कि हार्ट अटैक हो गया था। सदाशिव नगर में ही रहते थे, मुश्किल से पुनीत राजकुमार। तो पुनीत
सदाशिव नगर में रहते थे, वेल टू डू आदमी, मतलब जिम वाला आदमी था, और लेकिन पहुंच ही नहीं पाए, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। अरे कितने तो कार्डियक सर्जन हैं मुंबई में। नित्यानंद मांडके एक बहुत बड़ा कार्डियक सर्जन जी, था, ठाकरे जी जिन्होंने बाल ठाकरे का बाईपास किया था। हाँ। नित्यानंद मांडके की वाइफ का नाम है अलका मांडके, जो कि कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं। दोनों लोग बहुत काम करने वाले। इनको जो आजकल कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, ये मांडके अपना हॉस्पिटल बना रहे थे। होता क्या है ना, इतना स्ट्रेस हो गया, लोन फोन ये वो, भाई चीजें कंप्लीट नहीं हो पानी थी, इतना स्ट्रेस हो गया। मांडके साहब घर जाते जाते ही रियलाइज कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। उन्होंने गाड़ी मोड़ी और सीधे इमरजेंसी में क्रैश करते हुए गाड़ी ले आए। सब बोले क्या हो गया मांडके साहब को आज, लेकिन ही न्यू कि हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन इतना मैसिव हार्ट अटैक था कि जब तक उनको ओटी ले गए, उनको हार्ट लग मशीन पर डाला, तब तक बैठ गया था हार्ट। तो अभी तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया कि आम आदमी को रिस्क है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या कोई एक्टर है, या कोई कार्डियक सर्जन ही खुद क्यों नहीं है। तो सभी को बस केवल एक चीज ध्यान रखनी कि 2 से 3 साल में एक बार टीएमटी करानी है। बिल्कुल मेरे वही को है। और यहाँ लोग पूछेंगे साहब, आप कहते हैं कि फिर सीटी कार्डियक का कोई रोल ही नहीं है। सीटी कार्डियक का रोल है कि आप को ये देखना है कि साहब हमें कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन एक अजीब सा पेन हुआ मुझे, अब थोड़ा अजीब सा पेन हुआ जो कि आई एम नॉट श्योर कि हार्ट का पेन है। तो साहब अब हम इसको एंजियो करें कि टीएमटी करें? एंजियो बहुत इन्वेजिव हो जाएगा भाई, नस के अंदर जाके और कैथेटर डाल के। और टीएमटी में हमें ये नहीं मालूम कि अगर हम करें तो कोई ब्लॉकेज है तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तब हम सीटी एंजियो करते हैं। सीटी एंजियो में नस में, वेन में डाई डालते हैं और सीटी स्कैन कर लेते हैं हार्ट का। तो ये एक स्क्रीनिंग टूल है जो आपको ये बता देता है कि नहीं साहब आपकी नसें क्लीन है, आपका कैल्शियम स्कोर इतना है, तो आपको चांसेस कम होते हैं। तो ये एक बीच की चीज आई है सीटी एंजियो, जो कि थोड़े बहुत सिम्टम्स किसी को हुए जो कि श्योर नहीं है कि हार्ट के सिम्टम्स हैं, तब सीटी एंजियो का रोल आता है। ये सर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास, इनमें क्या डिफरेंस है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है पुष्कर जी आपने, क्योंकि बड़ा लोगों को कंफ्यूजन। हाँ, मुझे भी है कि साहब छल्ला पड़ जाए कि नहीं पड़े। देखिए जो गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड ओवर, जो गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं वो अमेरिकन कार्डियोलॉजी की करी जाती हैं। अमेरिकन कार्डियोलॉजी एसीए गाइडलाइंस, 3 नसें होती हैं। अगर एक नस या 2 नस में छोटे ब्लॉक्स हैं तो इसमें अंदर से तार डाला जाता है, अगर वो पास हो गया तो बलून से फुलाया जाता है, और वापस ना आ जाए तो उसमें एक छल्ला डाल दिया जाता है जिसको स्टेंट कहते हैं। इसको एंजियोप्लास्टी और स्टेंट कहते हैं। पहले स्टेंट नहीं बने थे तो केवल एंजियोप्लास्टी होती थी, लेकिन एंजियोप्लास्टी में रिकरेंस हो जाता था, मतलब वापस आ जाती थी ब्लॉकेजेस। तो अब फिर ये हुआ कि एंजियोप्लास्टी करा, उसी में फिर स्टेंट डाल दिया। अब स्टेंट भी अलग अलग तरीके के आने लगे। पहले बेयर मेटल स्टेंट आते थे, फिर ड्रग एल्यूडिंग स्टेंट चालू हुए। मतलब अब भाई स्टेंट एक फॉरेन मटेरियल है। देखिए ये बड़ी समझने की चीज है कि कहा जाता है, बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग है कि ब्लड जो है उसका एक ही दोस्त है। कौन? क्या? शरीर में जो ब्लड वेसल की जो अंदर की लाइनिंग है एंडोथीलियम, ब्लड उसके बाहर गया तो एकदम रिएक्ट करने लगता है। तो आपकी चोट लगी तो मतलब एंडोथीलियन एनवायरनमेंट से बाहर आया ब्लड, फट से बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। क्या? कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म, एंडोजीनस एक्सोजीनस 2 पाथवेज होते हैं, स्टार्ट होंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर एक प्लेटलेट का प्लग जाके उसको रोक देगा। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि ब्लीडिंग रोकेगा खुद से, सेल्फ। अब आप इमेजिन करिए कि 2 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर की हार्ट की नसें होती हैं, उसमें आप ब्लॉकेज, आपने तार पास किया और उसमें ब्लॉकेज हटाया, और उसमें फिर आपने एक आर्टिफिशियल स्टेंट डाल दिया जो कि फॉरेन है। तो क्या होगा? अगर कोई दवाई नहीं दें तो 20 मिनट में स्टेंट बंद हो जाएगा। तो इसलिए एंजियोग्राफी करने से पहले और स्टेंटिंग करने से पहले
मरीज को एंटी प्लेटलेट दवाइयों से लोड किया जाता है। मतलब जब ये स्टेंट पड़ेगा उस समय शरीर के सब प्लेटलेट्स का फंक्शन खत्म हो जाएगा। अब ये स्टेंट यहीं ड्रग लोकली जो स्टेंट पड़ा हुआ है वहां वो ड्रग एल्यूड करता है, मतलब वहां ड्रग सेक्रीट करता है जो कि प्लेटलेट को वहां चिपकने से बचाता है, तभी ये स्टेंट पेटेंट रहता है। तो ये एक टेक्निकल चीज है। इसमें समझना यह है कि साहब लोग कहते हैं अरे साहब मेरा तो हो गया, स्टेंट पड़ गया मुझे ना। स्टेंट पड़ गया इसका मतलब ये नहीं है आप सेफ हैं। जब स्टेंट, अगर इतना बड़ा स्टेंट पड़ा है आपके, अगर 4 मिलीमीटर का स्टेंट पड़ा है तो इसके इधर और इसके इधर वाली जब अंदर की एंडोथेलियल लाइनिंग जब आपके स्टेंट में ग्रो करके दोनों तरफ मिल ना जाए और नॉर्मल ब्लड वेसल का वातावरण ना क्रिएट हो जाए, जिसको एंडोथेलियाइजेशन ऑफ द स्टेंट कहते हैं, तब तक आप सेफ नहीं है। तब तक आपने दवाई मिस करी तो स्टेंट बंद हो जाएगा। और टेक्निकल टर्म्स में ये और भी ज्यादा डेंजरस होता है, जिसको ISR कहते हैं, इन स्टेंट रीस्टेनोसिस। अब जहां तक आपका सवाल है कि एक नस और 2 नस में जो गाइडलाइंस है कि आपको स्टेंटिंग करनी चाहिए, और जब तीनों नसें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो बेस्ट ऑप्शन देना चाहिए। मतलब स्टेंट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन इज बाईपास। बाईपास और स्टेंट में फर्क क्या है? हम यहां नस से नस जोड़ते हैं और एक इतने पतले तार, मतलब सूचर से जोड़ते हैं, जो स्टिचिंग सूचर होता है, जो कि एक बाल से भी पतला होता है, जिसके की माइक्रो होल्स ये एंडोथेलियम ग्रो करके 36 घंटे में कवर कर लेती हैं, 24 से 36 घंटे में। तो नॉर्मल वातावरण 36 घंटे में क्रिएट हो जाता है एज कंपेयर टू स्टेंट, जहां 4 मिलीमीटर के स्टेंट को 8 महीने लगते हैं। दैट इज वाई वर्ल्ड ओवर बाईपास के रिजल्ट्स स्टेंट से बहुत सुपीरियर है। तो अब आम जनता को तो पहला क्वेश्चन यही आएगा कि साहब अगर बाईपास इतना सुपीरियर है स्टेंट से, तो एक नस और 2 नस में क्यों नहीं बाईपास किया जाता है? उसका भी कारण है। कारण यह है कि जब हम बाईपास करते हैं तो हार्ट एक झिल्ली के अंदर होता है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो जब हम बाईपास करते हैं तो हम पेरिकार्डियम हटा देते हैं सामने और साइड से। तो अब हार्ट जो है वो बोन, ये छाती वाली बोन के पीछे और दोनों तरफ लंग्स के कांटेक्ट में आता है, और फिर आगे आने वाले टाइम में वहां चिपक जाता है। मतलब बीट करता रहता है लेकिन एडेशन से चिपकना चालू हो जाता है। तो अब इसलिए एक नस के लिए हम ये नहीं है कि एक नस के लिए खोल के हमने छाती खोली और बाईपास कर दिया। अब मान लीजिए 5 साल के बाद दूसरी नस बंद हो गई तो फिर हम छाती खोल के बैठ गए, तो सिचुएशन सेम नहीं होगी। जो इसको रीडू सर्जरी कहते हैं ये और डिफिकल्ट हो जाती है। तो टू प्रिवेंट और रीडू की रिस्क ज्यादा हो जाती है। तो जो नॉर्मल सर्जरी की रिस्क 1 से 1.5% है, रीडू की 4% होती है। तो इसलिए रीडू सर्जरी अवॉइड करने के लिए एक नस और 2 नस में स्टेंट कर दिया जाता है, और जब इसी पेशेंट में स्टेंट बंद होने लगे या तीनों नसें बाद में ब्लॉक हो गई तो बाईपास कर दिया। तो बाईपास इज द फाइनल आंसर फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट। और बाईपास का रिजल्ट ऐसे वैसे नहीं है। बाईपास एक बार हो जाए तो 20 से 30 साल मरीज को टस से मस नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म, जो कि लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को लगता है साहब ऐसा है कि साहब छाती खोल दी जाएगी और छाती, कुछ नहीं होता है। और तो हड्डी में क्या है, फ्रैक्चर होता है। आजकल नेल प्लेट लगती है, पहले 2-2 महीने 3-3 महीने लोग पड़े रहते थे थॉमस नी स्प्लिंट पे, फ्रैक्चर नेक फीमर में। आजकल नहीं होता है, आजकल फट से वो नेल प्लेट डाल के और स्क्रू कर देते हैं। इसी तरह हम स्टर्नम खोलते हैं और टाइटेनियम वायर से उसको क्लोज कर देते हैं, और वो सब MRI कंपैटिबल होता है। कहीं भी आप एरोप्लेन में या कहीं जाते हैं, चेकिंग होती है, सब कंपैटिबल होता है, कोई इशू ही नहीं होता है। तो ये पुराने ज़माने की मेडिसिन और अब की मेडिसिन में बहुत चेंज आ गया, बहुत चेंज है। अभी सर एक चीज़ और भी, जैसे जब आपने हार्ट खोलने की बात कही तो मेरे दिमाग में ओपन हार्ट सर्जरी, इसी को ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं या कुछ? अब ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि साहब क्लोज्ड हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, दूरबीन की सर्जरी, ये क्या है? तो देखिए, हार्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो वैल्व के ऑपरेशंस होते हैं या जो कंजेनाइटल हार्ट होते हैं, ये हार्ट के अंदर के ऑपरेशंस हैं। तो इनको ऑपरेट करने के लिए आपको हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
हार्ट का पूरा खून बाहर ले जाना होता है, हार्ट को बंद करना होता है, फिर हार्ट के चेम्बर्स खोल के, अगर वैल्व खराब है तो वैल्व हटा के नया वैल्व लगाना होता है, और फिर हार्ट को स्टार्ट करना होता है, और हार्ट लंग मशीन का सपोर्ट धीरे धीरे कम करके फिर नॉर्मल हार्ट के एक्टिविटी पे रिलाई करके हार्ट लंग मशीन हटा देनी होती है। हटा देंगे। इसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। अब क्योंकि हार्ट के जो बाईपास किया जाता है, हार्ट की नसों हार्ट के ऊपर ही होती है, तो पहले जो ऑपरेशन ये वाला किया जाता था बाईपास, वो भी हार्ट लंग मशीन पे किया जाता था हार्ट को बंद करके। आजकल नहीं करते हैं, आजकल सब बीटिंग हार्ट करते हैं। बीटिंग हार्ट का मतलब ये है कि हार्ट पंप कर रहा है, लेकिन अगर ये मान लीजिए दो नसें हैं, तो अगर इस नस पे बाईपास करना है तो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ऑक्टोपस कहते हैं। तो उसमें 4 सक्शन कस्प इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं। अब ये हार्ट बीट करता रहेगा, लेकिन ये जो नस है ये रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद हम इसको काटते हैं, इसमें हम एक शंट डालते हैं, स्टेंट नहीं शंट डालते हैं, और शंट के चारों तरफ हम ग्राफ्ट की एनास्टोमोसिस करते हैं और फिर शंट निकाल देते हैं और टाई कर देते हैं सूजन। तो ये आजकल जितने बाईपास सर्जरीज हैं 100 में 99-98 टाइम्स सब बीटिंग हार्ट कर दिए जाते हैं। तो अब अप्रोच हार्ट की जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि छाती से करते हैं कि साइड से करते हैं। जो साइड से करते हैं उसको MICS कहते हैं, मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। उसका लिमिटेड रोल है, लेकिन मैं तो नेशनल फैकल्टी था बेंगलोर में, मैंने कम से कम 980 केस करे हैं MICS, जिसमें कि बाईपास करीब 400 केस किए हैं। तो उसका रोल लिमिटेड है, लेकिन हाँ यंग लोगों में जिसमें 2 से 3 नसों के बाईपास करना है, इट्स अ वेरी गुड ऑपरेशन। लेकिन आजकल 2 से 3 नसों का जनरली नहीं होता है, 5 से 6 बाईपास करने ही करने पड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि ये नहीं है कि 3 नसें हैं तो 3 बाईपास करे बस, नसों के भी डिवीजन होते हैं, उस डिवीजन में भी ब्लॉक्स होते हैं, तो दोनों डिवीजन्स पे ग्राफ्ट लगाने पड़ते हैं। सर एक चीज़ और भी, जैसे एक लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, मेरे दिमाग में सवाल है कि महिलाओं को कम हार्ट अटैक होता है इन कंपैरिजन पुरुष। सारा लोग बहुत लोग पुरुषों के पूछते हैं ऊपर है। मुझसे, ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है कि औरतें जब तक इनका मासिक चलता है, जिसको कि हम Periods इनका cycles। पीरियड साइकिल चलता है, ये हर साइकिल में बेसिकली इनकी जो गर्भकोश होता है जिसको यूट्रस कहते हैं, उसके अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम है, ये प्रिपेयर करती है और उसका शट डाउन हो जाती है। तो ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन के इम्बैलेंस से होता है। जब तक शरीर में एस्ट्रोजन है फीमेल के और लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ठीक है, मतलब जब तक मीनोपॉज नहीं होता है, मतलब ये मासिक खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, क्योंकि एस्ट्रोजन इज कार्डियो प्रोटेक्टिव। ये बहुत बड़ी चीज है। तभी अगर आप देखेंगे यंग मेल्स को बाईपास हो रहा है, लेकिन यंग फीमेल को बाईपास नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब तक 48-50 होता है तब उनकी रिस्क बढ़ती है। और यहाँ एक और वर्ड ऑफ कॉशन है, क्योंकि मेल्स तब भी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, घर से बाहर निकलते हैं। हमारे सोशल यूपी के एनवायरनमेंट में फीमेल्स उतनी फिट नहीं हैं जितने मेल्स हैं। तो अब मीनोपॉज के बाद रिस्क बराबर नहीं होती है, रिस्क फीमेल्स में ज़्यादा हो जाती है। अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, अगर वो जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स फीमेल के ज़्यादा हो जाते हैं मीनोपॉज के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीनोपॉज के बाद और उससे 2-3 साल पहले ही फीमेल्स को अपना वेट रिडक्शन और अपना दिनचर्या ठीक करना है। आज के समय में महिलाओं को स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस, और एक नए शब्द आ गए मेरे को, तो मतलब मैं तो गांव का रहने वाला हूं, तो मैंने कभी डिप्रेशन और एंजाइटी ये तो सब सुना ही नहीं। आजकल छोटे बच्चों को भी कुछ भी कह दो तो गुस्सा आ जाता है। तो ये भी क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं लोगों के हार्ट पे? पहली चीज़, आपने पहले भी एक हमारी आपकी बात हुई कि भाई बच्चों को खिलाने की हैबिट डालनी है, बड़ा ज़रूरी है, स्पोर्ट्समैन बनाना बड़ा ज़रूरी है। मेरी वाइफ मुझसे कहा, अरे कहाँ तुम लगा रहे थे? मैं तो सुबह 5 बजे भेज देता था, एक ड्राइवर लगा के रखा हुआ था, वहाँ से जाते थे, वहाँ से फिर स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस वहाँ जाते थे, 6 बजे थके मांदे घर आते थे, होमवर्क किया, सो गए, चैन की नींद सोई।
चैन की नींद सोएंगे और रिफ रैफ में नहीं पड़ेंगे। भाई आजकल हम लोग जब बड़े हुए ना, एटमॉस्फेयर डिफरेंट था। आजकल एक्सपोजर कितना है, हमारे पास तो एक टेलीफोन भी नहीं रहता था, यहां तो पूरी वर्ल्ड एक्सपोज है इनके लिए। 10 तरह के बच्चे होते हैं जिनसे क्लास में इंटरेक्ट करते हैं, और ये जो फ्लैट सिस्टम जहां रहते हैं, किससे किससे आप बचाओगे? और तो एक बच्चे का दिमाग खेल में और पढ़ाई में लगा रहता है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, घर पे है नहीं, रिफ रैफ में दिमाग नहीं है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। पेरेंटिंग इज आर्ट। पेरेंटिंग इज एन आर्ट। क्या एज आपके बच्चों की? अब दोनों बड़े हो गए साहब, दोनों बड़े हो गए। एक एमएस सर्जरी कर रहा है मुंबई में, और एक ने एमबीबीएस कर लिया है और नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं। अब मेरी वाइफ, अभी लगता है आपका बड़ा होना बाकी है सर। अब मेरी वाइफ कहती है कि अब जब हम लोग मिलते हैं तो टेनिस होती है, डॉक्टर्स का नेशनल टूर्नामेंट होता है। मेरे बड़े वाले बेटा इस बार फाइनल्स में पहुंचा था। तो ये बड़ा, देखिए स्पोर्ट्स ना, और स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को जो चीजें नहीं मिली, हम लोग अपने सब बच्चों को सब प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहते हैं। तो हमारा बड़ा भाई तो यही कहता है, अबे आजकल के लड़के हश पपीज हैं। हश पपी में सब हाथ इजीली मिल गया सब, स्पोर्ट्स में नहीं है। टूर्नामेंट खेलने जाएगा आपका लड़का, एक गांव का लड़का आएगा, वो हरा देगा आप, तब असलियत समझ। स्पोर्ट्स इज अ बिग लेवलर इन ऑल द वेज। हारना सिखाता है, समझ गए? नहीं तो आपके बच्चे ने कभी हार देखी नहीं। क्लास में भी पढ़ने में ठीक है ये, लेकिन जब रियलिटी ऑफ लाइफ में आता है तो भाई हार तो सबको झेलनी पड़ती है। तो हार को बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, यहीं आपके इश्यूज आते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो इसलिए मेरी एडवाइस है, कोई ना कोई एक्टिविटी में, या रीडिंग हैबिट या स्पोर्टिंग एक्टिविटी, ये ज़रूरी है बच्चों के लिए। ग्रेट सर। एक दो चीज़ें और भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आज के समय एक बहुत बड़ा मुद्दा है पोल्यूशन और लाइफ स्टाइल। तीसरा कंटेमिनेशन, जो आज के समय में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सभी तरीके का है। इसके अलावा जो हम इंटेक कर रहे हैं, अभी हम तेल जो खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम सही तेल खा रहे हैं कि मिलावटी तेल खा रहे हैं। मसाले खा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं कि हम मिलावटी खा रहे हैं। तो भारतवर्ष में तो केवल लीक पीटी जाती है और कुछ भी शुद्ध है नहीं। मतलब बहुत रेयर है कि सर यहाँ पे खोजना कि हमें सही हल्दी मिल जाए। बहुत बेसिक चीज़ है, हर घर में यूज़ होती है। सरसों का तेल शुद्ध मिल जाए, ये एक चैलेंजिंग जॉब है आज के समय में। देसी घी शुद्ध मिल जाए, तो पता ही नहीं चलता कि सर ये दूध जो हम पी रहे हैं ये फैक्ट्री में बना है, ये पनीर फैक्ट्री में बना है, या ये वाकई में गाय भैंस का है। इस लेवल तक जो ये मिलावटखोरी व्याप्त है, और आप भी इससे परिचित हैं। लाइफ स्टाइल में आप अपने शहर के अंदर देखिए, कबाब पराठा एक नया आ गया, ये एक और सोया चाप, मोमोज, ये भी कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी को, पिज्ज़ा एंड बर्गर। तो इन परिस्थितियों में इंसान को कैसे आप क्या मैसेज देंगे कि वो क्या करे? और देखिए, छोड़ने को कहो तो आपका दुश्मन बन जाएगा। बहुत लोग हमसे सवाल पूछते हैं, साहब हमने बाईपास किया, अब वो आते हैं 7 दिन के बाद। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, इनको थोड़ा वाइफ से थोड़ा दूर रखना, बच्चों से कहता हूँ, क्योंकि वाइफ ना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, उबला खाना देने लगेगी। ये अरे भैया, उसका बेचारे का बाईपास हुआ, वो अभी हील कर रहा है, हीलिंग तो हो जाने दो। देखिए, जितना भी मिलावटी कुछ हो जाए, जो भी कुछ हो जाए, बॉडी में बहुत रेजिस्टेंस होता है। हमारा जो ये माइंड है ना पुष्कर जी, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 6% पे चलता है, 94% का रिजर्व होता है इसमें। तभी ये जो ऋषि मुनि जो अपनी योनियां एक साथ लाके चक्र और जो इतना रिजर्व होता है, इसलिए ये सब चीजें ठीक है। अति आप करेंगे तो नुकसान करेगी, लेकिन अति का मतलब हफ्ते में आप 6 दिन नॉर्मल खाना खाइए, एक दिन आप चीट डे कर लीजिए, चीट डे दबा के खाइए,
कुछ नहीं होगा आपके बॉडी को, नथिंग विल गो रॉन्ग। लेकिन हाँ, हफ्ते में 4 दिन आप बाहर का खाओगे, 2 दिन घर का खाओगे, आप जितनी एक्सरसाइज कर लो, जितना आप कर लो, यू विल सफर वन डे। इसको ध्यान रख लीजिए। बैलेंस डाइट आपके हिसाब से जब आपके पेशेंट्स जाते होंगे तो पूछते होंगे डॉक्टर साहब क्या खाएं, तो क्या बैलेंस डाइट आप रिकमेंड बेसिकली तो डाइटिशियन देखते हैं, लेकिन यही है हमारे उस जैसे जैसे उम्र होती है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं खानी है, नहीं खानी, हाई फैट डाइट नहीं खानी है। जैसे जैसे सफेद चीजों को खाना एक एज के बाद, मैदा तो मतलब जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। मैदा, मिल्क आज के समय बिल्कुल, में, मिल्क, जितने भी मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, अगर अवॉइड कर पाए तो कर लीजिए। बहुत अच्छा भाई है। मैं तो नहीं कर पाता हूँ, मुझे तो अगर दूध और अंडा ना मिले तो मुझे तो लगता नहीं कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। तो बट ये है, क्या करें। सो इफ यू कैन, तो जितने लोग हैं आप देखिए जो वीगन डाइट पे आ गए हैं, वीगन डाइट का वही मतलब होता है कि साहब एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाने। तो एनिमल प्रोडक्ट मतलब मिल्क खत्म हो गया, बटर खत्म हो गया, चीज खत्म हो गई, केवल आपके वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हो गए। मुझे 25 साल हो गए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, और आज मैं इस इंडस्ट्री में होने का रीजन मेरी माँ है, क्योंकि उनको अर्थराइटिस हुआ, डायबिटिक थी वो, और हाई बीपी रहता था, इवन यहाँ की नसें सूज जाती थी। हमारा सीजे अग्रवाल साहब, देविका नाग जी, अच्छा, इन सब लोगों से उनका ट्रीटमेंट मेरी माता जी का चला। तब उसके बाद मेरे लाइफ में सप्लीमेंट्स आए। आपको क्या लगता है कितने सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे वेस्ट के मुकाबले इंडिया में जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इसलिए नहीं हो रही कि हमारी फूड हैबिट्स, हमारी डेफिशिएंसीज बहुत हैं फूड में। हाँ, कुपोषण तो इसलिए सप्लीमेंट्स तो हमेशा रिकमेंडेड है। तो इसलिए मैं तो अपने मरीजों को सप्लीमेंट्स देता हूँ। जैसे सपोज सर ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल इंजरीज जो है यही आपके जो एथ्रोमेटस प्लाक्स को अल्सरेट करती है, मतलब उसको डिस्पर्स करती है। स्टेबल प्लाक रहेगा, ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको खाना चाहिए। चलिए सर, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं आपके साथ में। ऐसे ही कुछ सवाल। मूवी पसंद करेंगे या खेलना? खेलना। मोबाइल या किताब? मोबाइल। किताबें बहुत पढ़ ली। चाय या कॉफी? कॉफी, फिल्टर कॉफी। ऐसा कोई इंसान, आपने तो बहुत सारे इंसानों का नाम गिनाया, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो? पी वेणुगोपाल। अगर आपको किसी के शरीर में जाना हो तो किसके जाना चाहेंगे? अपने पिताजी के। अगर आपको कुछ बदलना हो अपने देश में या दुनिया में तो क्या बदलना चाहेंगे? देश अगर बदलना है तो मेरे हिसाब से इस देश की वो पॉपुलेशन को यूज करिए जो बैठी ठाली है और जिसमें बहुत एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊं, जो लोग 60 पे रिटायर हो जाते हैं और 75 तक 78 तक बड़े केपेबल होते हैं, इनको 60 साल का एक्सपीरियंस है। ये 15 साल की जो पॉपुलेशन है, 18 साल की पॉपुलेशन, इनको इंसेंटिवाइज करिए और अपनी अपनी फील्ड में जहां जहां इन्होंने काम किया है उनसे कहिए पिच इन करके देश को ऊपर बढ़ाए। ये मैसेज मैंने मोदी साहब तक पहुंचाया है और मैं बता रहा हूं, अगर नेशन बिल्डिंग होनी है तो ये बहुत, और ये मेरा अपना व्यू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है जिसको कि मैं बड़ा एंडोर्स करता हूं। देखिए, ऐसा है, कोई आदमी मुफ्त में नहीं करेगा भाई। ये वेस्ट कंट्री नहीं है कि हर चीज एजुकेशन फ्री है और तो लोगों ने संपन्न है लोग। हम लोग ने मेहनत करी है, आधे से ज़्यादा चीज़ें अपने बच्चों को एजुकेट करने में, घर बनाने में, तो इसलिए हम लोग इतने संपन्न नहीं हैं। लोग बहुत से जिनके व्यवसाय मतलब टीचिंग प्रोफेशन या गवर्नमेंट जॉब्स,
तो इनको आप इंसेंटिवाइज करिए। इंसेंटिवाइज मतलब बेचारा हेल्थ कार्ड्स दीजिए, कॉर्पोरेट हेल्थ कार्ड्स दीजिए, और आज दिन जो टीचर हैं उनसे कहिए शिक्षक लोग, जो अशिक्षित लोग हैं उनको पढ़ाएं, जो किसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको इंडस्ट्री में प्रमोट करिए। तो ऐसे बहुत काम हो सकता है इस देश में। और इस पॉपुलेशन को, जो रिटायर्ड पॉपुलेशन है और जो कि हेल्दी पॉपुलेशन है, इनको इंसेंटिवाइज करके यूज। मेडिकल इंफ्रा को आप कितने नंबर देते हैं इंडिया में, 10 में अगर आपको देने हो? मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए मैं तो बाहर भी बहुत काम करा है। मैं तो ट्रांसप्लांट के लिए पिट्सबर्ग गया था 6 महीने के लिए, यूएसए। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड है, अब हम लोग कोई पीछे नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तक डिलीवरी का सवाल है, देयर आर लॉट ऑफ गैप्स। और ट्रीटमेंट अवेल करने वाले लोग अभी उतने जागरूक नहीं हुए, ज्ञान नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट में मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा। लोगों को अभी भी लगता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा ऑपरेशन है। मैं 5 हार्ट ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व हो चुका हूं, 3 मैंने खुद किए हुए हैं। और हार्ट ट्रांसप्लांट एक सिंपल ऑपरेशन है। किसको चाहिए? एंड स्टेज हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स को। आप बिलीव नहीं करोगे, कंट्री भर में रेसिपिएंट्स नहीं है, मतलब जिनको हार्ट चाहिए। डोनर आ जाते हैं लेकिन रेसिपिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं। तो ये बहुत गैप्स हैं। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मेडिकल सेक्टर में जो फार्मास्यूटिकल है इसमें करप्शन है? देखिए, करप्शन जहन में होता है। मेरे पास भी बहुत लोग आए जब मैं यहाँ आया, अरे डॉक्टर साहब आप कौन सा वायल लगाते हैं, आप ये तो वो लगाते हैं, तो वो जो उनके पास होगा मैं आपको। मैंने कहा देखिए साहब, भगवान ने मुझे बहुत सही जगह पैदा किया है। सिविल इंजीनियर नहीं बनने दिया गया आपको। एग्जैक्टली तो इसलिए तो वो ये चीज आप जिसको करते हैं उसी पे रखिए। 9th क्लास में आपको ये मैसेज मिला था। एग्जैक्टली तो जो देखिए ऐसा है कि ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मेरे पिताजी एक ही चीज कहते थे कि अगर डॉक्टर बनना है तो तभी बनो अगर अंदर पैशन हो मेडिसिन का, मरीज को ठीक करने का। नहीं तो पैसा कमाने के लिए डॉक्टरी नहीं करना। क्योंकि अगल बगल वाला कोई भी बिजनेसमैन जो होगा ना, तुम उसके आसपास नहीं पहुंच पाओगे। विच ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। तो हमको तो समझ ही नहीं आता है कि अगर पैशन नहीं है तो आप। और एक और प्रोफेसर एस.एन. पांड्या हुआ करते थे, केजी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन के हेड। एक कुछ बातें लग जाती हैं जो जिंदगी भर रह जाती हैं आपके पास, जो आपको अच्छी लगती हैं। तो वो बोले, ऐसे टीचिंग में एक दिन पढ़ा रहे थे, बोले इफ यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग योरसेल्फ। बहुत बड़ी बात कह गए सर। हर फील्ड में ये तो है, आइदर बिजनेसमैन, आइदर प्रोफेशनल, कहीं पे भी आप अच्छा करना चाहते हो तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा आपको। दैट्स ग्रेट सर, अमेजिंग टॉक विद यू। थैंक यू सो मच पुष्कर। थैंक यू सो मच सर। मुझे आशा है कि आपके साथ की बातचीत में मुझे तो पता ही नहीं चला कितना समय गुजरा, और आपको जब लोग सुनेंगे तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और हो सकता है कुछ लोगों के डाउट्स आए भी, कुछ सवाल आए। तो मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले 3-6 महीने में, बिल्कुल, जब लोगों के कुछ सवाल आते हैं तो इस बार हम लोग ऑडियंस कॉल लेकर उनके सवालों के जवाब दें, जिससे हमारे देश में एक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आए और लोग अपने परिवार के साथ में ज़्यादा दिन तक रह सकें, ज़्यादा स्वस्थ रह सकें और एक अच्छी ज़िंदगी एंजॉय कर सकें। दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट। मुझे आशा है कि ये लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद आने के लिए सर। थैंक यू।